माई सेल्फ मनीषा। मैं पटना जैसे छोटे शहर से आई हूँ। अभी 4 दिन पहले ही बॉम्बे आई हूँ, मैं और मेरी मम्मा। क्या बताऊँ सर, बचपन से ही एक्टिंग करने का बहुत शौक है मुझे। एक स्टार बनने का शौक है। क्या बताऊँ, मैं हार्ड वर्क करने में बहुत बिलीव करती हूँ सर। I mean, मैं चाहती हूँ कि मैं सबका दिल जीतूँ अपनी मेहनत से, एक लगन से। मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे पसंद करें और इतना पसंद करें कि मैं सबकी फेवरेट हो जाऊँ। मैं हंसूँ तो हंसे, रोऊँ तो रोए, गुस्सा हो जाऊँ तो गुस्सा हो जाए। और जब मैं मर जाऊँ ना सर, तो मैं चाहती हूँ कि लाखों की तादाद में लोग आए मुझे देखने के लिए, शोक मनाए, इतना रोए जैसे कि मेरी फैमिली रो रही है। बड़े अजीब सपने हैं तुम्हारे। है तो सर, पर जो है यही है। लोगों की नजर में मीडिया और एंटरटेनमेंट बहुत ही अर्थ प्रधान है, लाभदायक है। सबका यह मानना है कि यहां पर किस्मत रातों रात बदल सकती है। गुमनामी के अंधेरों से निकलकर इंसान सितारों की बुलंदी तक पहुंच जाता है। पलक झपकते ही यहां पर पैसा, नाम, शोहरत सब कुछ मिल जाता है। और यही ख्वाब लिए हजारों लोग रोज देश के अलग अलग शहरों से अपने घर परिवार, अपने व्यवसाय को छोड़कर मुंबई का रुख करते हैं। लेकिन लोग ये नहीं जानते हैं कि कैमरा के सामने की दुनिया में और कैमरा के पीछे की दुनिया में जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर ये फिल्मी दुनिया बहुत कुछ देती है तो कई बार बहुत कुछ वसूल भी करती है। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जहां एक पहलू इतना चमकदार और आकर्षक है, वहीं दूसरा पहलू अंधकारमय, दर्दनाक और अकेलेपन से भरा हुआ है। देखिए, आप लोग अंदर नहीं जा सकते, रुकिए। देखिए, मुझे मनीषा को देखना है। नहीं आप अरे लेकिन कुछ पता चला कैसे हुआ? I just heard it. यार, यहाँ कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है। वो सुसाइड नहीं कर सकती है रोमी। I know. सर, कुछ और बात है। किसी ने कुछ किया होगा। मुझे भी इस पर शक है। इसे फांसी होनी चाहिए। हमें पता चला केस के बारे में। प्लीज अंदर नहीं जाने देना सर। शांत रहिए। देखिए, हमें भी अभी पता चला, हम ऐसे कुछ नहीं बोल सकते। आप एक बार पता तो करिए। हम कोशिश कर रहे हैं सर, हम कोशिश कर रहे हैं। प्लीज आप पोस्टमार्टम में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर गलत खबर बाहर गई तो र्यूमर्स फैलने के ज्यादा चांसेस हैं। मैम आप कुछ बोलेंगी? आपकी फ्रेंड ने Please excuse us for a while, please. ये मार्क्स देखो। ये ना, आई एम टेलिंग यू, ये सुसाइड नहीं हो सकता, ये मर्डर ही है। ये ना राघव ने किया, मैं कह रही हूँ।
तुम्हें कुछ करना चाहिए। मैं मनीषा की माँ हूँ। मनीषा की माँ। मैम, आपकी बेटी ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? मैम, आप कुछ बोलना चाहिए। सर, आप कुछ बताइए हमें। प्लीज आइए। कौन सा फ्लैट नंबर है? 102 साहब। 102। टेलीफोन मिला है। ऑन करो। सर लॉक है। टेक्निकल डिपार्टमेंट भेजो, ऑन करवाओ। श्योर सर। और इसे रखो। सर अंदर से ये लड़के के कपड़े, रेजर और शेविंग मिला। राघव साहब अकेले आए थे। करीब शाम के 4-5 बज रहे होंगे साहब। क्या हुआ साहब? मनीषा, मनीषा, मनीषा दरवाजा खोलो। मनीषा भैया जरा, वहां से कोई रास्ता है हमारे गिल की तरफ जाने का? अरे कोई रास्ता है, जा सकते हो? अरे साहब, चारों तरफ पे गिल लगा हुआ, कहीं जाएंगे अंदर? अरे यार, मैं चाबी वाले को लेके आता हूँ। भैया जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। मनीषा भैया एक बार निकालो। अरे यार आप कोशिश करो, जल्दी, इतना टाइम मत लगाओ, जल्दी करो। मनीषा दरवाजा खोलो यार, थोड़ा सा जल्दी, थोड़ा जल्दी कर दो यार। खोलो 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 खोलो, जल्दी हटाओ, जल्दी हटाओ। भैया ये भी खोलो। खुल गया? मनीषा सर, चाबी वाला यहीं पास के मार्केट में बैठता है। साहब मैंने तो सिर्फ जाकर दरवाज़ा खोला था। और हाँ साहब, बाद में साहब के साथ दुपट्टा काटने में मदद की थी। उसके बाद साहब मेरे को कुछ नहीं मालूम। एक्सक्यूज मी, घर में कोई भी नहीं है। आप कौन? मैं उनका पड़ोसी। कहाँ गए हैं ये लोग? सर मिस्टर द्विवेदी कल तो दिखे थे, पर शाम को कहीं चले गए वो। कुछ पता है कहाँ गए हैं ये लोग? नहीं सर, आइडिया तो नहीं है। राघव और उसके घर वाले दोनों ही गायब हैं। मोबाइल कंपनी से अपडेट मंगवाते रहो। राघव का फोन जैसे ही एक्टिवेट होता है फौरन अलर्ट जारी करो। या तो राघव इस केस में इन्वॉल्व है या फिर उसे डरता कि फंस जाएगा। जो भी हो, इस राघव को ढूंढना बहुत जरूरी है। चलो। क्यों किया होगा ये सोच सोच कर ही हम पागल हो रहे हैं। ऐसा कुछ था ही नहीं, फिर अचानक ही। पहले से ही टैलेंटेड थी वो,
बचपन में सीधा स्टेज पर जाकर बिना किसी झिझक, बिना किसी डर के एकदम नेचुरल। हमने भी उसे हमेशा बढ़ावा दिया, सपोर्ट किया उसका। 18 साल की उम्र में उसे पहला ब्रेक मिला। हमने सोचा अब काम के सिलसिले में मुंबई रहना होगा, इसलिए मैंने भी शिफ्ट कर लिया। अकेली बच्ची को कैसे छोड़ते। अच्छा लगता था हमें, हमारी बेटी सबकी फेवरेट हो गई है। ठीक है, हम चलते हैं। वैसे आप लोगों को कुछ याद आए और कुछ बताना चाहें तो बताइएगा। PSI नीरज का नंबर है आप लोगों के पास। जी इंस्पेक्टर। न्याय की मांग जायज है, लेकिन अक्सर इस फिराक में चाहते ना चाहते हुए पीड़ित और उसकी पीड़ा का मजाक बन जाता है। किसी दुर्घटना के प्रति संवेदनशीलता व्यक्त करने की बजाय सनसनी की होड़ में मीडिया उसे एक तमाशे में तब्दील कर बैठता है। अच्छी लड़की थी, फिल्म लाइन वालों से सोसाइटी में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने ही फ्लैट दिलाया था उसे। पर डिप्रेशन में थी बेचारी, क्योंकि अक्सर उसके घर से झगड़े की आवाज़ सुनाई देती थी। ड्रग एडिक्ट थी, दिन रात नशे में रहती थी। ड्रग्स ठीक है सर, एक्चुअल प्रॉब्लम उसके पैसों की थी। एक बात तो आप यकीन नहीं करेंगे, 3000 रुपए मांग रही थी मुझसे। 3000। मैंने तो सुना है पैसे के लिए धंधा भी करती थी। मनीषा वो सुसाइड कर ही नहीं सकती, फ्रेंड थी वो मेरी। ये सब उसके बॉयफ्रेंड राघव का किया हुआ है। हर कोई जासूस बनकर अपनी अधूरी तहकीकात के बेसिस पर लांछन लगाने लगता है, बेबुनियाद अटकलें करने लगता है। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि एक मशहूर व्यक्ति भी आखिरकार एक इंसान ही होता है। उसका अपना निजी जीवन है, अपना परिवार है, अपनी एक व्यक्तिगत दुनिया है। 23 वर्षीय अदाकारा, बेटी, प्रेमिका, लाखों की चहेती, सैकड़ों की दोस्त मनीषा की मौत कैसे हुई और क्यों हुई? इन असंख्य अफवाहों के बीच में पुलिस खोज रही थी उस सवाल का जवाब जिसे पूरे देश ने विचलित कर दिया था। लिगेचर मार्क्स, लिप्स, जुबान का बेस नीला पड़ गया है, स्लाइटली एलोंगेटेड नेक। क्लियर है सुसाइड केस है। डॉक्टर, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मनीषा को किसी और ने लटकाया हो? नॉट पॉसिबल। और ये मार्क्स, ये तो कुछ ताजे लग रहे हैं। ये सूजन के मार्क्स, ये स्वेलिंग मरने के बाद के हैं। बॉडी को नीचे उतारते वक्त या फिर हैंडल करते वक्त लगे होंगे। और ये जो जॉज के नीचे निशान है और पेट के बगल में जो निशान है वो काफी पुरानी इंजरीज के निशान हैं। यही कोई 4-5 महीने पहले के हैं। मीडिया में इस तरह की बातें फैल रही हैं कि मनीषा ड्रग्स एडिक्ट थी। मुझे नहीं लगता कि वो ड्रग एडिक्ट थी। अगर ऐसा होता तो हमें पोस्टमार्टम में जरूर दिखता। वैसे बॉडी में अल्कोहल के ट्रेसेस भी हैं। सर, इसके पड़ोसी और गार्ड ने बताया था कि पिछली रात किसके घर में पार्टी हुई थी। और वो दवाइयाँ जो मनीषा के घर से मिली थी, उसे हम चेक कर रहे हैं। शायद हो सकता है कि उसने डिप्रेशन के लिए लिया हो। एक बार डिटेल रिपोर्ट आ जाने दीजिए, हम आपको क्लियरली कह देंगे। ठीक है डॉक्टर। ओके। सर, बहुत कॉमन केस है। सेलिब्रिटी थी ना, इसलिए मीडिया और लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। ड्रग लेती थी, ये करती थी, वो करती थी। प्रॉब्लम ये नहीं है नीरज, प्रॉब्लम ये है कि इस केस में सबको बयान देने का शौक है। इन बयानों पे हम रिलाई ही नहीं कर सकते। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सिर्फ अंदाजे से बयान दे रहा है, कुछ भी कह पाना मुश्किल है। बिना सबूत के हम कुछ नहीं कर सकते। तो सुनिए सर, हम सही कह रहे हैं। देखिए मैडम, हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हमारी बात सुन क्यों नहीं रहे सर आप? कोई सबूत है आपके पास? क्या हो रहा है ये नीरज? सर, उस दिन भी हम हॉस्पिटल आए थे, तब भी किसी ने हमारा स्टेटमेंट नहीं लिया और आज भी कोई नहीं ले रहा है सर। बेसिकली हम मनु को बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से सर, मनीषा। और हम तब से ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब राघव ने किया है। राघव मनीषा का बॉयफ्रेंड है सर। हमें पता है राघव मनीषा का बॉयफ्रेंड। सर, वो चाबी का चक्कर, वो सब नाटक है सर। वो बस विटनेस चाहता था ताकि लोगों को ये लगे कि उसको भी बाद में मनीषा के बारे में पता चला। सर, वो खुद मार के बाहर गया होगा और अब ये सब कुछ एक्टिंग कर रहा है। चाबी उसके पास ना हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, उसी के पास ही हो। जी सर। वो उसे बहुत मारता था सर, उसे टॉर्चर करता था और वो राघव के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं थी। जी। ये सब उसी का करा धरा है। आप फिर से पोस्टमार्टम करवाइए। या सर, प्लीज सर, डू दैट। अरे पोस्टमार्टम, ये देखिए सर, ये देखिए सर, ये मारने के घाव है ना? एक मिनट, मनीषा के शरीर पे ये घाव डेथ के बाद के हैं और आप लोगों को क्या लगता है
हमने एक घाव चेक नहीं किए होंगे। देखिए, अगर आप लोगों के पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो दीजिए। क्या करना है, कैसे करना है, हमें हमारा काम मत सिखाइए। लेकिन और एक बात, हमारी अब तक की इन्वेस्टिगेशन में मनीषा के शरीर पे ना तो किसी जबरदस्ती के निशान मिले हैं और ना ही किसी मारपीट के। लेकिन सर ऐसे कैसे हो सकता है? वो उसको बहुत टॉर्चर करता था। नीरज सर, इन लोगों के पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन हो तो लो, वरना आप लोग जा सकते हैं। सर एक सेकंड सर। पवार, चलिए आप जाइए, आप लोग प्लीज। व्हाट द हेल यार, यहाँ कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। इनको पता है कि मीडिया की नजर है इन पर, इसलिए ये लोग इन्वेस्टिगेशन का सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। बट वी मस्ट डू समथिंग फॉर मनीषा। लिसन, एक काम करते हैं, हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ उसके मॉम डैड को भी बुलाते हैं, वो आएंगे तो ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। सही कह रही हो। बड़ी दुनिया, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाइए, बहुत अकेली हो जाऊंगी माँ। सर, मनीषा के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक किया। सर, उसे पैसों की प्रॉब्लम तो थी, लेकिन इतनी भी नहीं। नीरज, ये मनीषा के इनकम पैटर्न देखकर क्या लगता है तुम्हें? ये जो लोग उसके प्रोस्टिट्यूशन की बातें कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं इसी वजह से उसके पछतावे में आकर उसने सुसाइड कर लिया? नहीं सर, मनीषा की जितनी भी इनकम हुई है सभी को वैलिडेट किया। सर, सारे के सारे पैसे किसी ना किसी असाइनमेंट के बदले प्रोडक्शन कंपनी के थ्रू ही आए हैं। और सर, रही बात प्रोस्टिट्यूशन की, तो मैंने इस एंगल में भी काम किया है। मनीषा के गार्ड और पड़ोसी, इनसे भी बात की है। सर, उन्हें नहीं लगता कि मनीषा इस तरह की लड़की है। सर, टीवी पर न्यूज़ देखिए। हमें लगता है कि मनीषा को फोर्स किया गया है सुसाइड करने के लिए। हाँ, मेरी बेटी ऐसी थी ही नहीं, उस राघव ने कुछ किया है, वरना वो ऐसा क्यों करती? क्या आपने पुलिस को कुछ बताया है इसके बारे में? पुलिस क्या कर लेगी? देखिए, मैं आप लोगों से सिंपल सवाल पूछ रहा हूं। अगर आप लोगों को राघव पर इतना ही शक था तो आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? आप डायरेक्टली हमारे पास आते, हम तो खुद आए थे आपसे मिलने। वो तब नहीं बताई तो क्या हुआ, अब तो बता रहे हैं ना, क्या फर्क पड़ता है इससे? देखिए, हमें इनसे बात करने दीजिए, आप प्लीज चुप रहिए। प्रीति, मैं बिल्कुल ठीक बात कह रही हूँ, आप लोग मेरी बात ढंग से सुन नहीं प्लीज आप रहे। जाइए। देखिए मिस्टर हरीश, पहले ही अफवाह, आरोप, मनगढ़ंत कहानियां फैल चुकी हैं। आप लोग तो मनीषा के पेरेंट्स हैं, आप लोग तो कम से कम ऐसी बातों को बढ़ावा ना दें। जो फैक्ट्स है उसी पे बिलीव करिए, सच खुद ब खुद सामने आ जाएगा। सर, उस लड़के से मनु की मुलाकात 1 साल पहले हुई थी। उसके किसी कॉमन फ्रेंड ने उसे मिलवाया था। सच कहूँ तो लड़का मुझे पहले अच्छा नहीं लगा। मनु समझदार थी, इसलिए हमने उसे कभी रोका टोका नहीं, उसे पूरी छूट दे दी। मनु के साथ मैंने भी शिफ्ट कर लिया था। धीरे धीरे राघव भी यहाँ आके रहने लगा। हमने सोचा हमारी बेटी जानती है वो क्या कर रही है, और वैसे भी मुंबई में ये सब तो चलता है, लोग थोड़े फॉरवर्ड टाइप्स के रहते हैं, इसके लिए हमने कुछ नहीं कहा। पहले पहले तो सब ठीक था, उसके बाद राघव ने मन्नू को हमारे खिलाफ भड़काना शुरू किया। सर,
वो मन्नू को इस्तेमाल कर रहा था, पर मन्नू उसे शादी करना चाहती थी। वो बात बात पर बात को टाल जाता था। अब पूछिए ना उस लड़की से जो उसके घर पे काम करती थी, उसी के सामने सब कुछ होता था। अच्छे आदमी नहीं थे राघव साहब। वो मैडम को कहाँ खुश रखते थे, जब देखो तब उन्हें मारा ही करते थे। तुमने कभी राघव को देखा मनीषा को मारते हुए? नहीं साहब, देखा तो नहीं, पर उन्होंने मुझे बताया था एक बार ये बात। इसके अलावा और कुछ? मैडम बहुत प्यार करती थी साहब से, यहाँ तक कि वो उनसे शादी भी करना चाहती थी। पर राघव साहब जब भी ये बात सुनते थे वो हमेशा टाल दिया करते थे। शायद से उनकी कोई गर्लफ्रेंड थी, मैंने ऐसा सुना था उनको झगड़ते टाइम। ठीक है, आप जा सकती हो। सर, राघव की दूसरी गर्लफ्रेंड। सर, एक और एंगल निकल गया इसके बारे में। ये राघव के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तक तो लोकेट नहीं हुआ। सोसाइटी वालों से दोबारा बात करो, पड़ोसियों से भी। हो सकता है दूसरी गर्लफ्रेंड से जुड़ा मामला कोई सामने आए। ठीक है सर। अच्छा, पिछले कुछ दिनों में मनीषा का किसी से कोई लड़ाई, कोई झगड़ा या ऐसी कोई बात जो आपने नोटिस की हो? सर, मैंने कितनी बार कहा है कि फिल्मी लोगों को तो घर देना ही नहीं चाहिए। एक बार मैं घर पे जा रही थी, तब मैंने दरवाजे बहुत आवाज सुनी। थैंक यू। हाँ नीरज, बोलो। सर, माला और पड़ोसियों ने राघव की जिस एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में बताया था, सर उसका पता चल गया। सर, विद्या कपूर नाम है उसका। एड्रेस भी मिल गया और मैं वहीं जा रहा हूँ। उसे बात करो और मुझे इन्फॉर्म करो। ओके सर। राघव मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था और वो जो झगड़ा हुआ था वो ऑलमोस्ट 6-7 महीने पहले की बात है। उसके बाद तो सब कुछ ठीक भी हो गया था। इनफैक्ट हम अच्छे दोस्त भी बन गए थे। और जिस दिन मनीषा ने, उसके जस्ट एक रात पहले हम सब उसी के घर पर थे। एक्चुअली वहाँ पार्टी थी। अगर हमारे भी झगड़ा हुआ होता तो मुझे क्यों बुलाती? और रही बात मनीषा और राघव की, तो उन दोनों में भी सब कुछ ठीक था, तभी तो साथ रह रहे थे। जिस रात घर में पार्टी थी, उस रात कितने बजे निकली आप वहाँ से? कुछ सुबह के 7 बजे होंगे, और तभी भी मनीषा बहुत अच्छे मूड में थी। मुझे तो एक सेकंड के लिए भी नहीं लगा था कि कुछ ही घंटों में वो यूँ अपने आप को। सर, गार्ड ने ये कंफर्म किया है कि जो लड़की मनीषा और राघव के घर आई थी वो राघव की एक्स गर्लफ्रेंड विद्या कपूर है। सर, मनीषा का बॉयफ्रेंड राघव अपने लॉयर के साथ आया है। सर, ये बहुत डिस्टर्ब था और काफी टूट चुका था। ऊपर से मीडिया का ये सर्कस, मुझे पता था ऐसा कुछ होगा, इसलिए से कुछ समय के लिए दूर लेकर चले गए थे। अपसेट था सिर्फ इसलिए दूर ले गए थे या फिर मीडिया में देखकर अपना बयान बदल सके इसलिए? सर, मीडिया के बारे में तो आप जानते ही हैं, सब अटकलें लगा रहे हैं। किसी के पास कोई ठोस इन्फॉर्मेशन नहीं है। वैसे भी कुछ लोग स्पॉटलाइट में आना चाहते हैं, कुछ लोग तो इसे मर्डर भी बता रहे हैं, लेकिन किसी में कोई सच्चाई नहीं है। आप जानते हैं, मेरे बेटे को बचाना भी था ना, इसलिए दूर लेकर चला गया था। और हम सच ढूंढ निकालना चाहते हैं। बाहर मीडिया में क्या हो रहा है, इससे इन्वेस्टिगेशन का कोई लेना देना नहीं। राघव, हम तुमसे सीधा जानना चाहते हैं। सर, झूठ बोल रहे हैं सर सबके सब। सर, जिस तरह से उसके दोस्त हॉस्पिटल मुझे देख रहे थे ना, सर मैं तभी समझ गया था कि वो मुझे फंसाने वाले हैं। इसलिए जब न्यूज़ मिली कि मनीषा नहीं रही, मैं इमीडिएटली उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करके वहाँ से चला गया। सर, मेरी लाइफ तो पूरी 1 सेकंड में ख़राब हो गई। उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था वो बताओ। सर, 7 बजे तक हमारे घर में पार्टी चल रही थी। उसके बाद सब लोग चले गए, हम सो गए। फिर कुछ 3:30 बजे के आसपास मैं उठा। मैं जब बाहर गया, मैंने देखा मनीषा फिर से दारू पी रही थी। सर, उसे आदत लग गई थी दारू पीने की। मनीषा, तुम क्या कर रहे हो? पी रही हो, दिखाई नहीं दे रहा? अरे यार, 3:30 बज रहा, अभी 7 बजे पार्टी खत्म हुई, तूने फिर शुरू कर दिए। अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे अपनी लाइफ कैसे जीनी चाहिए? अरे लाइफ नहीं सिखा रहा हूँ यार, तुझे बस बोल रहा अभी। मेरे पैसे। फिर मैं कुछ
कुछ सामान लेने के लिए बाहर गया, उसका मुझे फ़ोन आया। बहुत घबराई और अपसेट साउंड करी थी। शायद माँ बाप से कुछ उसकी लड़ाई हुई होगी। फिर उसके बाद मुझे कहने लगी कि मैं कुछ कर लूँगी। तो जैसे उसने मुझे बोला, मैं भाग के घर गया। मैंने दरवाज़ा नॉक किया, उसने नहीं खोला। मेरे पास चाबी भी नहीं थी। फिर मैं नीचे गया, मैंने गार्ड को बुलाया सर। मैंने गार्ड को बोला कि ट्राई करे बालकनी से जाने की, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं हो पाया सर। उसके बाद मैं खुद भाग कर गया, चाबी वाले को लेकर आया सर। हमने दोनों ताले खुलवाए सर। उसके बाद जब हम अंदर गए रूम के, फिर मैंने... अजीब बात है ना, तुम कह रहे हो कि मनीषा अपने माँ बाप से अपसेट थी, वहीं मनीषा के माँ बाप कह रहे हैं कि मनीषा तुमसे अपसेट थी। मामला क्या है? सर, अगर वो मुझसे अपसेट होती तो मुझसे शादी करने की क्यों प्लान करती? सर, सच बात तो ये है कि उसके माँ बाप बहुत बड़े लालची लोग हैं सर। उसे बहुत यूज़ करते आए हैं, और जब मनीषा को इस बात का पता चला तो उसने खुद उनसे दूर जाने को सोचा। सर, आप बिलीव नहीं करेंगे, उसके पेरेंट्स ने लोन के लिए उसका एक झूठा एज सर्टिफिकेट बनाया ताकि प्रूव कर सकें कि वो एक अडल्ट है। हमने सुना है आपकी बेटी मनीषा आप लोगों का खर्चा उठाती थी। अगर बेटी माँ बाप का ख्याल रखती थी तो उसमें बुरा क्या इंस्पेक्टर साहब? वो जानती थी कि उसके लिए हम क्या क्या नहीं करते। उसको बढ़ावा देने के लिए सब कुछ छोड़कर हम यहाँ चले आए। सर, बहुत छोटी सी फैमिली थी हमारी, हम लोग सब बहुत खुश थे, पर उस राघव ने आकर सब सत्यानाश कर दिया। ऊपर से हमें ही वहां से लौटना पड़ा। और वो झूठे डॉक्यूमेंट, उनका क्या? कोई झूठे डॉक्यूमेंट्स नहीं है इंस्पेक्टर साहब, वो झूठ बोल रहा है। अरे मनीषा को शराब की लाश उसी ने लगवाई थी। मनीषा के फादर का कहना है कि मनीषा को शराब की लत तुमने ही लगवाई थी। मैंने? सर, मुझसे मिलने से पहले वो शराब पीती थी, और उसे लत किसने लगाई? उसके बाप ने। सर, वो खुद शराबी है। मैं ड्रिंक करता हूं, लेकिन कभी कभी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं शराबी हूं। इंस्पेक्टर साहब, कौन सा बाप अपनी बेटी को शराब की लत लगवाएगा? राघव की नजर मेरी बेटी की दौलत पर थी, और इसीलिए उसने हम दोनों को उससे अलग किया। सर, पहली बात तो ये है कि हम लोग एक बिजनेस क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं सर। ना कोई मेरे पास पैसों की कमी है, ना ही कोई लालच सर। सर, दूसरी बात, जब मैं मनीषा से मिला था उसके पास कोई काम भी नहीं था सर। एक और बात सर, मुझसे मिलने से पहले मनीषा के पास 3 साल तक बहुत काम था। इतना काम होने के बावजूद भी वो अपने माँ के साथ एक किराए वाले घर में रहती थी। सर, आप खुद बताओ मुझे कि मैं उसके पैसों बेचता था उसके माँ बाप। सर, सच तो ये है कि उसके माँ बाप उसको बार बार बाहर जाके काम ढूंढने के लिए कहते थे ताकि वो कमा के लाए और अपनी ये जरूरतें पूरी कर सके। ये है सर। राघव का कहना है कि आप लोग अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए मनीषा पर दबाव डाल रहे हैं। कैसी जरूरत है सर? वो तो वैसे ही परेशान थी काम ना मिलने की वजह से। घर पे बैठ बैठ कर मेंटली ड्रेन हो चुकी थी। हमने देखा है उसे उस कंडीशन में, हमसे देखा नहीं गया। हम उसे हमेशा इनकरेज करते थे, इसीलिए हमने उसे कहा बाहर जाओ, लोगों से मिलो। लोगों से मिलोगी, कुछ काम मिलेगा तो सब ठीक हो जाएगा, वरना वो डिप्रेशन में चली जाती। ये सब हम उसके लिए कर रहे थे सर, अपने लिए नहीं। ये सब बोल रहे हैं राघव? आपको पता है, मनीषा के सारे डेबिट व क्रेडिट कार्ड अपने पास रखता था, बल्कि उन्हें यूज भी करता था। मनीषा का बैंक अकाउंट वही हैंडल करता था। उसकी दोस्तों ने आंखों से देखा है, उन्होंने बताया हमें इंस्पेक्टर साहब। सर, 24 साल की इंडिपेंडेंट लड़की थी वो। आप खुद मुझे बताओ सर, मैं फोर्सफुली कैसे उसके कार्ड्स अपने पास रख सकता हूँ? रखने देती वो मुझे? सर, आप खुद सोचिए। सर, एक बार मैंने उसका कार्ड अपने पास रखा था, वो भी इसलिए क्योंकि उसको सारे पैसे अपने जो थे सब अल्कोहल पर उड़ाने थे। सर, आप खुद बताओ, उसे एडिक्शन हो चुकी थी। सर, ये सच जो है ना, उसके दोस्तों ने आपको नहीं बताया होगा। सर, मनीषा सुसाइड केस के चलते राघव के बारे में कुछ और बातें पता चली हैं। कैसी बात? सर, ये राघव छोटे मोटे फ्रॉड किया करता था और सारी औरतों से इसने 2 लाख से लेकर 3 लाख रुपए तक उधार ले रखे हैं बिजनेस के नाम पे, लेकिन उनके पैसे वापस नहीं किए। बहुत सारे थाने में इसके खिलाफ कंप्लेंट भी दर्ज है। सर, मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया सर। सर, बिजनेस में रिस्क होता है, ये बात सब इन्वेस्टर जानते हैं। मैंने सारे पैसे बिजनेस में लगाए थे, अब बिजनेस फ्लॉप हो गया तो सब मुझे फ्रॉड बोलने लग गए। सर, आप मुझे बताओ। राघव, तुम्हें कुछ ये अजीब नहीं लगता?
तुम्हारे मुताबिक तुम्हारे आसपास के सभी लोग झूठ बोल रहे हैं, इकलौते सिर्फ तुम ही हो जो सच बोल रहे हो। सर ऐसी बात नहीं है सर। ऐसा क्यों है कि अभी जो है सारी बातें बाहर आ रही हैं? खुद सोचिए सर, ये सब लोग सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी चाहते हैं और कुछ नहीं। सब लोग मेरे बुरे वक्त का फायदा उठाना चाहते हैं, ये सच है सर। मैंने आपको पहले भी कहा हुआ है, अगर आप चाहो तो मेरे और मनीषा के बैंक अकाउंट चेक कर लो सर। उसके अकाउंट से मेरे अकाउंट में कभी कोई ट्रांसफर नहीं हुआ। सब मेरे साथ हो रहा है सर, और आप मुझ पर शक कर रहे हैं। सर एक बात और मैं आपको बताऊं, हम लोगों ने तो इस साल के एंड में शादी करने का भी प्लान कर लिया था सर। दोनों ने बात डिसाइड की थी। सर, मनीषा की फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, इसके हिसाब से मनीषा ने 2 महीने पहले अबॉर्शन करवाया था। मैं तो तुम्हें ये बताने आई थी कि मैं माँ बनने वाली हूँ, हमारे बच्चे की, तुम्हारे और मेरी। कितनी बेवकूफ थी मैं कि मुझे लगा तुम्हें खुशी होगी, पर नहीं। मनीषा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हमें उसके अबॉर्शन की बात पता चली। क्या ये सच है? यस सर। मनीषा के जो अबॉर्शन का डिसीजन था वो हम दोनों ने साथ में लिया था सर। हम लोग तो सिर्फ साथ में रह रहे थे सर, शादी भी नहीं हुई थी और हमारे कुछ करियर भी क्लियर नहीं थे सर। इसीलिए ये डिसीजन हमने साथ में लिया था। अगर आपको चाहिए तो सर मेरे पास गायनेकोलॉजिस्ट का नंबर है, मैं आपको नंबर देता हूँ, आप उनसे पूछ लीजिए सर। हाँ, उसका अबॉर्शन मैंने ही किया था। डॉक्टर, मनीषा का अबॉर्शन राघव और मनीषा की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुआ था। बुरा तो लग रहा था उसे, पर ऐसा नहीं था कि वो किसी फोर्स के कारण अबॉर्शन करवा रही हैं। जब मनीषा का अबॉर्शन हुआ, राघव था उस वक्त वहाँ? मनीषा के साथ तो नहीं था उस टाइम में, लेकिन हो सकता है कि वो बाहर वेट कर रहा हो। लेकिन उसके दूसरे दिन वो प्रिस्क्रिप्शन और मेडिसिन लेने आया था, इतना मुझे याद है। आपने अभी तक उसे अरेस्ट नहीं किया? और क्या सबूत चाहिए सर आपको? इन सब से तो साफ साफ पता चल रहा है कि उसने हमारी मनु का अबॉर्शन फोर्सफुली कराया, क्योंकि वो चाहता ही नहीं था कि कभी वो मनीषा को लेकर वो कभी सीरियस था ही नहीं इंस्पेक्टर साहब। वो सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा था, वो भी उसके पैसे के लिए। सर, मेरी गलती हो गई कि मैं अपने बच्चे को छोड़कर चली गई। हमारे जाने के बाद मनु एक्चुअली वो वैसी थी नहीं, बहुत सीधी सादी थी, लेकिन उसके साथ के लोगों ने उसे बहुत उकसाया और उसका दिमाग खराब कर दिया। स्मॉल टाउन से आने वाली लड़कियों की यही प्रॉब्लम होती है, पार्टी करना, गाड़ियों में घूमना। इस वजह से उन लोगों का काम पे से ध्यान हट जाता है। सफलता, कामयाबी अक्सर क्षणिक, अक्सर अस्थिर होती है। ये फिल्म जगत इंसान को रातों रात शोहरत के शिखर पर तो पहुंचा देता है, लेकिन अचानक मिली इस कामयाबी, सफलता और दौलत को संभालना नहीं सिखाता। इसलिए बेहद जरूरी है कि हम इस चकाचौंध को अपने आप पर काबू ना पाने दें। याद रखें, कर्म ही पूजा है और अपने काम के साथ हमेशा ईमानदार रहें। शायद मनीषा ने औरों को निराश किया था, इसलिए दूसरों के द्वारा उसे निराश किया जाना भी शायद तय था। हो सकता है कि उसे सही समय पर सही सलाह ना मिली हो, या फिर सही मिली हुई सलाह की उसने उपेक्षा की हो। दूसरे प्रोफेशंस के कंपैरिजन में मनोरंजन जगत से जुड़े हुए कामों में दबाव और तनाव अधिक होता है। अपनी जीवन शैली को बरकरार रखने का तनाव, काम ना मिल पाने का तनाव, ज्यादा काम की वजह से व्यक्तिगत जीवन पर पड़ने वाले बुरे असर का तनाव। यहां किसी भी इंसान के साथ जुड़े जितने तथ्य होते हैं, उससे कहीं ज्यादा उससे जुड़ी अफवाहें होती हैं। दुख इस बात का है कि हम एक जीवन को खत्म होने से रोक नहीं पाए। आवश्यकता है पश्चाताप की, आत्मनिरीक्षण की। क्या हम अपने परिजनों के लिए वो सहारा बन पा रहे हैं जिसकी उन्हें जरूरत है? सर, मनीषा राजपूत का फोन अनलॉक हो गया है, उसमें आखिरी कॉल की रिकॉर्डिंग भी है। किसके साथ हुई थी उसकी आखिरी बात? सर, राघव द्विवेदी। हाँ मनीषा बोलो। राघव, तुम क्यों मुझे बार बार ऐसे ही छोड़ के चले जाते हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ राघव, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझ पे उंगलियां उठ रही है, मेरे कैरेक्टर पे उंगलियां उठ रही है।
मम्मा पापा को भी धमकी मिल रही है। अरे क्या हो गया तुम्हें यार? इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा इशू क्यों बना रही हो तुम? छोटी बात? माय फुट छोटी बात। तुम्हारे लिए होगी छोटी बात, समझ गए? मेरे लिए नहीं है छोटी बात। मैंने अपनी इज्जत कमाई है राघव। ये तुम्हारे लिए छोटी बात है क्योंकि तुम्हारा ईगो बड़ा है। हेलो हेलो राघव, हेलो। यार what happened now? You liar! धोखा दिया है तुमने मुझे, इस्तेमाल किया है मेरा इतने साल। पहले तो तुमने मुझे मेरी फैमिली से अलग कर दिया। Enough! बहुत हो गया। तुम्हें बार बार जाने का बहुत शौक है ना? अब जाओ तुम और देखो मैं क्या करती हूँ। हेलो, अरे मनीषा मेरी बात सुनो। मनीषा मेरी बात सुनो। हेलो। राघव कहाँ है? हमारे पास राघव का रेस्टोरेंट है। कहाँ है वो? रेस्टोरेंट? हटी। यस, क्या? सर्च करो। चलो। मनीषा को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में राघव को पुलिस ने गिरफ्तार किया। राघव ने अपने आप पर लगे सभी आरोपों को नकारा है। उसका यह दावा है कि उसके पास मनीषा की एक डायरी है जिसे कोर्ट में पेश करके वो अपने आप को बेगुनाह साबित कर देगा। राघव के वकीलों के अनुसार राघव ने किसी भी प्रकार से मनीषा को आत्महत्या के लिए नहीं उकसाया है। राघव दोषी है या बेगुनाह ये हम नहीं जानते। हम ये भी नहीं जानते हैं कि कोर्ट का क्या फैसला होगा, लेकिन हम ये जानते हैं कि मनीषा के साथ जो कुछ भी हुआ वो अत्यंत दुखद है। कहीं ना कहीं इस हादसे के लिए हम सब भी जिम्मेदार हैं। सफलता की सीढ़ियां चढ़ते इंसान का हम अभिवादन करते हैं, लेकिन जब वही व्यक्ति नाकाम होता है तो हम उसे ठुकरा देते हैं, उसे छोटा साबित करके उस पर हंसते हैं। और यह सिर्फ फिल्म जगत का ही नहीं बल्कि दूसरे प्रोफेशंस का भी सच यही है। हम अपने परिजनों, अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने साथियों के लिए वो सहारा बनने में नाकाम हो जाते हैं जिसकी उन्हें जरूरत होती है, और खासकर तब जब वो अपने जीवन में एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हों। कृपया जिंदगी में किसी भी बुरे दौर से गुजर रहे व्यक्ति से मुंह ना मोड़ें, उनका साथ दें, उन्हें सही सलाह दें, उनकी मदद करें। और अगर आप खुद किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं तो अपनों की सलाह लें, उन्हें आपकी सहायता का मौका दें, क्योंकि आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं बल्कि खुद एक समस्या है। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। क्या हो रहा है इस देश में? इतना अमानवीय, इतना नृशंस कांड हो जाता है और ये सरकार लगता है जैसे कान में तेल दे के सो रही है। अभी अभी हमारी बात हुई है इस परिवार से, जो सुने हैं मानो कान में कोई तेजाब घोल के दे दिया हो। आंसू नहीं रुक रहा था हमारा। ये वक्त कड़ा कानून का है कि जो कोई औरत या अबला के साथ ऐसा अत्याचार करे, काट के रख दीजिए उसका हाथ गोड़। हम सरकार से बात करने जा रहे हैं और वचन देते हैं आपको कि ये कांड का गूंज विधानसभा तक सुना जाएगा।
ऑल इंडिया में गूंजेगा कि इस परिवार को इंसाफ दिला के रहेगी हमारी पार्टी। अपराधियों को फांसी पे चढ़ा के रहेंगे हम। ले आओ। बैठाओ इसको। कानून तोड़ता तुम लोग, गिरफ्तार कर लेंगे तुम लोग को। गाड़ी लेके चल। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 के ब्लैक हेडलाइन सप्ताह में आप सबका स्वागत है। आपसी रंजिश, पारिवारिक कलह और जाति दुश्मनियां अनेकों बार अपराध की वजह बनी हैं। कई दफा किसी एक व्यक्ति के प्रति हुए अपराध की वजह से जाति, समूह और वर्गों के बीच में कुछ तथाकथित दूरियां और शिकवा शिकायतें होती हैं और अक्सर इस क्रॉस फायरिंग में एक मासूम मारा जाता है। गांव सूजागंज, जिला भागलपुर, बिहार में हुआ यह जघन्य अपराध कुछ ऐसा ही था। इस दिल दहला देने वाले अपराध की गूंज कुछ ऐसी फैली कि पूरे राज्य को हिला गई। कई राजनीतिक नेता पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे, परिवार को सांत्वना देते हुए राहत की बात भी की, लेकिन इस सब के बावजूद इलाके में दहशत का माहौल है। जिले के सभी स्कूल्स बंद हैं और अंधेरा होते ही यहां सन्नाटा पसर जाता है। अभी अपन आंसू कंट्रोल में रख, कल बहुत रोना पड़ेगा। मंत्री जी पहुंच रहे इधर तोरा से मिले खातिर, तब कस के रोना और मांग लेना कंपनसेशन, मुआवजा मांगना है। मीडिया हो, पब्लिक अलग हो हल्ला करी, मंत्री जी मना नहीं कर पाएंगे। बस मौके पे चौका मांग लेना अपन बेटी का पूरा कीमत। कीमत मांगेंगे हम अपनी बेटी का? साला हमारी बेटी मर गई और हम उसका कीमत मांगे, उसका इज्जत का कीमत मांगेंगे हम? कीमत नहीं मांगेंगे, फांसी मांगेंगे हम उन सब के लिए। हमारी बेटी का बोटी बोटी कर दिया, गोली मार देंगे, गोली। हमारी फूल सी बच्ची, मेरी फूल सी बच्ची। आखिर क्या हुआ एक मासूम प्रतिभाशाली लड़की के साथ? आखिर ऐसा क्या बीता कि खूबसूरत भविष्य मौत की गर्त में समा गया? मार लिया खुशबू ने चाचा। क्या हुआ? मैदान मार लिया। क्या हुआ? मार दी? आय दादा, किसको मार दी? अरे चाची, आप बिना मतलब कुछ भी। अरे कबड्डी में खुशबू ने ना मैदान मार लिया। सुजागंज हाई स्कूल टूर्नामेंट जीता है। 16 पॉइंट तो अकेले अपने खुशबू के थे, मेडल मिला उसको, मेडल। अरे वाह, अरे वो देखो आगे। वाह बिटिया, वाह बिटिया, वाह बिटिया, जीती रहो। दिखा मेडल कहाँ है? अरे वाह, वेरी गुड बिटिया, वेरी गुड। का वेरी गुड? अरे मर्द का खेला खेलेगी तो शादी ब्याह कैसे होगा इसका? अरे एक शादी ही रह गया है जीवन में का? तो लड़की है तो क्या करेगी? क्या करेगी? अरे नाम कमाएगी, पैसा कमाएगी। देखना एक दिन जो है ना, अखबार में, टीवी में फोटो छपेगा इसका, ऑल इंडिया में नाम कमाना खुशबू। अब बिटिया सुन, ये मेडल जो है ना, ये जाके दादा दादी को दिखा। हैं? बाबा, आई खुश रहो। जीते रहो बेटा। रुको, हम अभय आवते। बता। हाँ ये दादा, 3 भर सोना होगा नहीं? अरे नहीं आजी, सोने का पानी चढ़ा है। पी लो बेटा, घर में ले जाकर नून मिर्च लगाकर खाना और खूब ताकत बढ़ाना। हमरे लिए कबड्डी खेलो तो अंडा पाओ, वरना किताब में ध्यान लगाओ।
देखो बेटा, जिला लेवल पर मेडल लेने से नहीं होगा, लाल खानदान का नाम पूरे भारतवर्ष में फैलाना होगा। दादा का आशीर्वाद एक हादसे की शक्ल में खुशबू को अखबार और टीवी की सुर्खियों में ले आएगा, ऐसी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। जैसे एक शांत और सौम्य इलाके को एकाएक तूफान घेर लेता है, तहस नहस कर देता है, बिल्कुल वैसे ही एक सामान्य और मामूली सा परिवार देखते ही देखते हालात के बवंडर में ऐसा फंसा कि समाज के रोंगटे खड़े हो गए। ओ, कबड्डी चैंपियन आ गई अपनी। चलो धर लेते हैं इसका। आजा, ओ ना जान मार देगी ये तो हमको। रुको ना उसको, रुको बुड़बक लोग। कबड्डी 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 कबड्डी। अरे बस हो गई भाई कबड्डी। अरे चुप रहो बुड़बक, बात तो करने दो। हम क्या कह रहे थे कि खेला एक राउंड हम लोगन के साथ भी खेल लो ना। क्या बच्चा? सही बात। नहीं तो एक काम करते हैं, तुम ना हम लोगन के साथ खेत में चल के आराम कर लो। कबड्डी खेल खेल के बहुत थक गई होगी ना। कबड्डी चलो 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 चलते हैं। चलो भैया लेके चलो। आओ। अरे रुको, हम आ रहे हैं, तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। अरे रुक जाओ। अरे अरे घबरा काहे रही हो? अरे शर्मा, अरे भाग। अरे अरे अगली शर्मा आ गई लगता। मजा आ गया। क्या हुआ? इतनी टेंशन में काहे बैठी हो? कुछ नहीं। का कुछ नहीं? चेहरे से लग रहा है तुम्हारे कोनो भूत प्रेत नहीं ना देख लियो। प्रीति है वो लोग। कौन? किसकी बात कर रही हो? वो 3 गो लड़का है, हम सुबह आ रहे थे तो घेर लिए हमें, गंदा गंदा बात बोलने लगे। जानती हो तुम उनको? नहीं, पर वो दूसरी जात वाले टोला के है। 2-1 बार देखे उन्हें हम उधर। तू उधर से मत आया कर, मिल भी जाए तो नजर मत मिला, मुड़ी नीचे करके चल दे। बकने दे जो बकते हैं। हाथी चले बाजार, कुत्ते भूखे हजार। हम हाथी नहीं हैं। मिल भी जाए तो नजर मत मिला, मुड़ी नीचे करके चल दे। अरे इतना फास्ट काहे चला रही हो? एक्सीडेंट हो जाएगा, तुम्हारा हाथ गोड़ टूट जाएगा, फिर हम अपने आप को क्या जवाब देंगे बताइए? उतरो, चलो आराम करते हैं। खेत में खटिया बिछाए हम, मिल के आराम करेंगे। आओ उतरो उतरो। अरे उतरो। अरे हाथ छोड़ो। अरे मुंह का ताक रहे हो तुम लोग हमरा? अरे खिलाड़ी है, संभालना पड़ेगा। आ जाओ। अरे उतरो नीचे। उठाओ। अरे बाबा क्या हुआ? उधर कोई आ रहा है रे। तुमको बाद में देखते हैं। बैठो बैठो। तरकारी कैसा बना है कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। अच्छा बढ़िया बना, तो रोज का मटर ही बना देती हो? हाँ तो हरियर सब्जी लाइएगा बाजार से तो बना देंगे। हाँ कल लेते आएंगे।
चलो चलो खाओ, देख क्या रहे हो? खाओ खाओ सब लोग। कहाँ हुआ बेटा? खुशबू, तुम काहे नहीं खा रही हो? इसको कुछ। ए बेटा, तबीयत ठीक है ना तुम्हारा? हाँ पापा। नहीं कोई बात है तो बोलो, संकोच नहीं करो, कहो। कोनो बात नहीं। तो खाना काहे नहीं खा रही हो? खाओ चलो चलो। क्या हुआ? कोनो बुरा सपना देखी? दीदी तू कुछ बोलेगी कि बस? दीदी बोल ना। आज वो फिर मिला था, फिर चढ़ रहा था, गंदा गंदा बात। तो तू इतना टेंशन क्यों ले रही है? जाके बता देना बाबा को। अरे चमड़ी उधेड़ देंगे सबका। जानती है ना दूसरी जात के टोला के लड़के हैं, दोनों टोला में बवाल बन जाएगा। तो क्या तू ऐसी सहती रहेगी? नहीं, हम स्कूल नहीं जाएंगे। कब तक? 2-3 दिन नहीं जाएंगे तो ये सब अपने आप बंद हो जाएगा। अरे तो फिर तू जा, सो जा, तू जा, सो जा। ए खुशबू, अभी तक सोए रही हो? अरे 8 बज गया, स्कूल नहीं जाना है क्या तुमको? हाँ? आज तबीयत ठीक नहीं है। आज आराम करो। हाँ? दीदिया, दीदी उठो ना। दीदिया उठो, उठो ना। आओ ना तुम आओ जल्दी। पहले इधर आओ। क्या हुआ बताओगी? अरे तुम आओ ना पहले, ये देखो। पहले काहे नहीं बताई तुम? हमको लगा बेकार में। ये मृदुला तो बड़ा चढ़ा के बोल रही है। हम कहाँ बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं? रोज रास्ता छेक रहे हो तुम्हारा, इसलिए तुम तो स्कूल भी नहीं जा रही हो। बस बहुत हो गया। कल से तुम लोग स्कूल जाना शुरू करो। हम अपने दोस्त लोगन से बात करते हैं। ऐसा पिटासन देंगे ना, हाथ पैर तोड़ के अगर गर्दन में नहीं लटका दिए ना तो भैया बोलना छोड़ देना हमको। तुम लोगन का तो छोड़ो, अपना टोला के किसी लड़की पर नजर उठा के नहीं देख पाएंगे वो लोग। तुम्हारा तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुआ? हाँ, दिन भर घर में ढुकी रहती हो। हमको तो तुम्हारा तबीयत ठीक ही लग रहा है, तो फिर स्कूल काहे नहीं गई? हाँ? आई दादा, तो ललका मर्चा खत्म हो गया है। ए बेटा, तनी दादा के यहाँ दौड़ के जाके ललका मर्चा मांग के लाओ तो बेटा। दौड़ के चल जा, नहीं तो तरकारी जल जाएगा। चल जा। मम्मी, मृदुला को भेजो ना। अरे वो तो स्कूल गई है ना, कैसे जाएगी? जाओ लेके आओ ना। देखो आधा तरकारी बन गया, जाओ।
आज तो मजा आ गया प्रदीप। बबन भैया क्या हुआ? तू जा रही है? जा रही है तो वापस भी जरूर आएगी इसी रास्ते से। लो। अरे खुशबू बेटा, हाँ आज स्कूल से जल्दी छुट्टी हो गई? नहीं, अरे वो का है ना, लाल मिर्च खत्म हो गई है तो तरकारी भी आज पे चढ़ाया, मैं जाती हूँ। हाँ। आजी, माँ ने लाल मिर्च मंगवाया है। हाँ बेटा, अब भी देते हैं। कैसी है तू, ठीक है ना? अरे खुशबू बेटा, तुम्हारा अगला कबड्डी का मैच कब है? वो मैच तो अगला महीना में है। अच्छा, तो ई लो, रोज एक एक खाओ और फिर देखो सामने वाले को कैसे एक एक करके पटकते हो। कबड्डी में पटकते नहीं, बाबा पकड़ते हैं। अच्छा, तो फिर पकड़ो। आजी मिर्ची। हाँ हाँ, ये लो। मम्मी, मम्मी। अरे खुशबुआ कहाँ रह गई? तरकारी जल के कढ़ाई में आधे रह गया है। खुशबू घर में नहीं है का? अरे तुम्हारे दादा के यहाँ भेजे हैं, लाल मिर्चाई खत्म हो गया था लाने के लिए। क्या दादा के घर? अरे तुम उसको काहे भेजी? तो इसे चिल्ला कह रही हो? अरे चिल्लाए नहीं तो और क्या करे? वो बता ही नहीं आपको, उसका कुछ लड़का लोग रास्ते में तंग कर रहा है, इसलिए तो वो स्कूल भी नहीं जा रही है। कौन लड़का सब तंग कर रहा था उसको? अरे वो दूसरे जात के टोला वाले लड़के लोग। अरे भगवान, तुम्हारे पापा भी घर में नहीं है। आई बसंतवा कहाँ है? अरे तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारे दादा के घर जा रहे। बाबूजी, अम्मा, बाबूजी, खुशबू आई का यहाँ पे। तू तो कब से निकल गई? 20 मिनट हो गया। पर क्या बात है, काहे हाँफ रही हो? क्या हुआ? अरे लेकिन मृदुला, मृदुला, आई क्या खुशबू? नहीं, बसंत हुआ? हाँ गए दीदी को ढूंढने। चलो। खुशबू मिली क्या तुमको? नहीं चाची का ही नहीं दिखी। ये तो खुशबू का साइकिल है। खुशबू, उठ बेटा, घर चलो बेटा। मम्मी ये तो मर गई है, मर गई है। कि इंसान जानवर से भी बदतर हो सकता है, पर आखिर ये घटना हुई ही क्यों? क्या ये हवस की हैवानियत थी या फिर वजह कुछ और भी थी? क्या कारण था कि अपराधियों ने अपनी हवस तो पूरी की ही, लेकिन खुशबू को इतनी हैवानियत के साथ मौत के घाट उतार दिया? कूट कूट के मारा है सर। सर एक का दांत नहीं छोड़ा मुंह में, सभी तोड़ दिया।
मिट्टी? सर मुंह में मिट्टी भर दिया है। कौन राक्षस था ये? कंधा भी उखाड़ लिया बच्ची का। दोनों पैर का टोटल हड्डी फ्रैक्चर है सर। 12 साल हो गया सर नौकरी को, ऐसा केस देखे नहीं कभी। अपराध लगता है यहाँ नहीं हुआ है, कोनो स्ट्रगल का निशान भी नहीं है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे बच्ची के साथ शारीरिक दुष्कर्म हुआ है। राक्षस को राक्षस वाली सजा मिलेगी। अपना नारी का शोषण, अरे सरकार कुछ करे या ना करे, पब्लिक न्याय करेगी। क्यों भाइयों? नेताजी आप पब्लिक को उकसाइए मत, मामला बहुत सेंसिटिव है। नहीं देखा, अपनी आंख से देखा है, पकड़ेंगे उसको जाके आप। क्या देखे तुम? तो वो लड़का हमरा खुशबू को कंधे में लेके जा रहा था, फिर हम भी भागे उसके पीछे। तो रुक काहे गए, आगे क्यों नहीं गए? सर वो टोला दूसरे जात वालों का, हम लोगों का 36 का आंकड़ा चलता है उनसे। अगर हम अंदर जाते ना तो वो लोग हमको काट के फेंक देते। जिसके पीछे तुम भागे उसको पहचानते हो? सर बब्बन नाम है उसका, ज्यादा नहीं जानते, लेकिन अगर सामने आया ना तो काट के फेंक देंगे, कसम से बता रहे हैं। डेरा देखे उसका? सर वो वाला घर है। बब्बन का है। वो तो, पर आप लोग काहे पूछ रहे हैं? अच्छा अब सवाल तू करेगी, जवाब हमको देना पड़ेगा। नहीं, वो काहे ना कि वो आए थे लेकिन चले गए। कहाँ? हम नहीं जानते हैं साहब। क्या रिश्ता बब्बन से तुम्हारा? हम की मेहरारू हैं। चेक करो अंदर। आप हटिए अपने। साहब सर सही देखिए। ठीक है साहब, हमको कुछ नहीं पता। वो आए और बोले कि कपड़ा में गुलाल लगा है तो आके धो दी। अरे आप काहे कपड़े धोने बैठ गए, हम कर ले। और ये कहाँ लग गया आपकी कमीज में? अरे कुछ नहीं है, गुलाल लग गया थोड़ा। वो कपड़ा कहाँ है? वो तो अपने साथ ही लेकर चले गए। ये पानी का सैंपल लीजिए और फॉरेंसिक के लिए भेजिए। जी सर। पूरा नाम क्या है उसका? बब्बन कुमार। फोटो है उसका? नहीं है साहब। नंबर? हाँ। वर्मा जी ये नंबर ट्रैक पर लगाओ। जी सर। अपना एक आदमी सिविल में यहाँ लगवाइए, रिश्तेदार और दोस्तों का जांच पड़ताल कीजिए, हो सकता है किसी के घर में शेल्टर लिया हो। जी सर। सर जहां अपराध हुआ तो स्पॉट मिल गया है। आसपास देखो कुछ मिलता है क्या? सर ये देखिए। देखो इसका धागा भी कहीं होगा, जरूर किसी के गले में पड़ा होगा, खींचा तनी में टूटा है। और हाँ ये खुशबू का फैमिली को जाकर दिखाओ, हो सकता है वारदात के समय उसके गले में ही हो। हटाओ ये। सर दांत। वर्मा जी कोई सैंपल छूटना नहीं चाहिए। सर
यहाँ पास ही एक बाइक मिली है। आरटीओ से पता करो गाड़ी का डिटेल। जी सर। सर ये देसी दारू का बोतल भी मिला है बाइक के पास में। चलाकर खाक कर देंगे पूरी बस्ती को, बता दे रहे हैं। हमारी जात के लड़की के साथ कुकर्म किया है ना विधायक जी। अरे बोलने से कुछ नहीं होगा, खाली बतिया रहे हैं यहाँ पे आके। कुछ करके दिखाइए, कुछ करके। हम बता दे रहे हैं, एक एक को कुटिया देंगे। देखते हैं हमको यहाँ कौन रोक लेता है। रुकिए रुकिए बाबू, कहाँ जा रहे हो? हमारी बेटी को मार दिया। हमारी बेटी को थोड़े काट डालेंगे। हमारी बेटी को काट डालेंगे। सर खुशबू का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया सर। खुशबू का बलात्कार हुआ था सर। हाथ पैर दांत सब तोड़ा है बच्ची का। सर मुंह में और प्राइवेट पार्ट में मट्टी भर दिया था। बहुत दूर तक घसीटा उसको, पीठ का चमड़ी उधड़ गया। आदमी ना था ये। आदमी के शरीर में जानवर था सर, साक्षात नरभक्षी। सर ये सर ये कुछ बताना चाहती है। बोलो। सर वो एक नहीं 3 गो लड़का था सर। मतलब 3 लोग अपराध किया? वो तो नहीं जानते सर, पर बब्बन के साथ 2 और ही लड़का था जो खुशबू को बहुत तंग करता था, उसको बहुत धमकाता था सर। वो 2 लोगों के नाम जानती हो? वो तो नहीं जानते सर। सामने आएगा तो पहचान लोगी? पहचान के हम तो उसका जान ले लेंगे सर। अभी घर जाओ, पहुंचाने का बंदोबस्त करूंगा। सर चलिए। हेलो, हाँ कौन? विशाल सिंह। ठीक है सर, वो बाइक नाथनगर के ईट भट्टी ओनर का है, कोई विशाल सिंह है सर। हाँ सर, ये बाइक हमारा ही था, पर 4 दिन पहले हमने उसे बेच दिया था। किसको बेचे थे? बब्बन। तुम्हारे यहाँ काम करता था? हाँ सर, वो हमारा ही एम्प्लॉय है। बड़ा ही टेम्पर वाला इंसान है, बात बात में बस लहराने लगता है। जात बिरादरी के मामले में बड़ा ही कॉन्शियस था। उसको लगता था जैसे उसकी जात वालों को सब सूचित करते हैं। बड़ा ही खुरापाती माइंड का है सर। माला दिखा। इसको पहले कभी देखे हैं? हाँ सर, ये माला तो बब्बन का ही है। ये माला देख रहे हैं भाई जी, ये हमारे लिए ना बहुत ही लकी है। जब इसको पहन के ना हम कोई भी काम बड़ा स्पीड में कर लेते हैं, जैसा राजधानी एक्सप्रेस। यहाँ खुशबू का साइकिल मिला और ये क्राइम स्पॉट वारदात की जगह से 500 मीटर दूर। 500 मीटर घसीटा सर, इसीलिए बॉडी का छीछल इधर हो गया। और बब्बन का बाइक क्राइम स्पॉट से 200 मीटर दूर मिला और बॉडी 700 मीटर दूर। सर अभी इंफॉर्मेशन मिला है कि कल सब पॉलिटिकल पार्टी हड़ताल करवाएगा। टोटल चक्का जाम, दंगा फसाद का भी आशंका है सर। वर्मा जी, केस को जल्दी सलटाना पड़ेगा, मामला बहुत गर्मा रहा है। भाग मनाओ कि तुम्हारा बाल इतना लंबा लंबा है। हाँ, जब कबड्डी खेलते समय हाथ की जगह वो चोटी धर लेता है ना कोई, तो ये चोटी भी परले बुझाने लगती है। बस एक बार हमारा सिलेक्शन हो जाए स्टेट लेवल में, उस दिन चोटी कटवा लेंगे हम रोज। अब ऐसा गलती मत करना तुम। अरे कबड्डी खेलना है हमें, हम तो कटवाएंगे। कुछ तो खा लो मम्मी। अंजल त्यागे आज 2 दिन हो गया तुमको। ये सब हमारे कारण हुआ। अगर हम उसको मरीचा लाने नहीं भेजते ना, तो हमारी बेटी आज जिंदा कहाँ भेजे हम उसको? कहाँ भेजे? अगर बाहर नहीं भेजते तो
बेटी हमारे पास होती। जी सर। सर वैसे तो सारा इंतजाम है सर। सर थोड़ा एक्स्ट्रा फोर्स का जरूरत पड़ सकता है सर। जी सर। नहीं सर, सर हम समझ रहे हैं सर। सर केस बहुत सेंसिटिव है, कोई लाठीचार्ज नहीं होगा, कोई बल प्रयोग नहीं होगा सर। जी सर। जय हिंद सर। सर बब्बन का मोबाइल लोकेशन सबौर के नजदीक दिखा रहा है, कोई 5-1 किलोमीटर दूर। और सर ये देखिए सर, ये बब्बन के सभी दोस्तों का लिस्ट है सर। इसमें ये शंभू गोसाई, इसका घर भी सबौर में है। सर वो वाला घर है। हाँ। दरवाजा पिछले 36 घंटे से बंद है। कौन है? बिजली विभाग से आए हैं, मीटर चेक करना है। खोल रही हूँ। अरे सारे रूम चेक करो, वहां देखो। अंदर कौन है? हमारी बेटी है, कपड़े बदल रही है। बुलाइए उसको बाहर। यस सर। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। सर देखो देख अंदर। लेकर चलिए। हम आप कुछ नहीं किया साहब। कुछ नहीं किए, हम कुछ करते हैं तेरे साथ। वर्मा जी जरा शर्ट उतारिए इसका। सर हाँ, गंजी उतारिए अब इसका। पैंट उतार। नहीं सर। उतार पैंट, जांच के लिए भेजना है, पता तो चले तू ही किया कांड। उतार। मुंह क्या देख रहा है, नंगा नहीं हुआ कभी? हाँ उतार पैंट। उतार रहे। पानी ठंडा है ना? पर्याप्त? जी सर, पूरा बर्फे है। डालो इसके ऊपर। गर्मी हर्ट हुआ ना तुम्हारा? अभी तो शुरुआत है बाबू, अभी तो कुछ नहीं हुआ है। अगला बाल्टी बॉइलिंग वाटर है। अंग्रेजी समझता है ना? खौलता पानी। सब कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किए। तू लोग और था ना तेरे साथ? नाम बता, नाम बता। आओ बाल्टी, इस बार खौलता पानी लाना। जी सर। सब कुछ नहीं किए। तो बता नाम दोनों का। काम तो तू लोग ऐसा किया है कि फांसी भी हो जाए तो कम है, पर जान ले फांसी तो होगा। पहले भी नाम बताना शुरू कर। बोलेगा कि बाल्टी मंगाओ। ला रे बाल्टी। एक का नाम बच्चा बहुत और दूसरे का प्रदीप राय। ये वो तीनों है। लेके जाओ इनको। ये बच्चा और प्रदीप का कपड़ा फॉरेंसिक में भेजो, कोर्ट में जरूरत पड़ेगा। सर।
तीनों अपराधियों को हिरासत में लेने के बावजूद जन आक्रोश शांत नहीं हुआ। इस मामले को रिपोर्ट करने के लिए सूजागंज आ पहुंचे और स्कूल और कॉलेज तो पहले से ही बंद पड़े थे। पीड़ित और अपराधी दोनों के समाज के बीच तनाव और दहशत का माहौल था। हालांकि इस वक्त पीड़ित समाज ज्यादा मुखर और हिंसक हो रहा था। एकाएक देश ने सूजागंज की खुशबू को सूजागंज की निर्भया की संज्ञा दे दी। सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गया है। बब्बन के नाखून में खुशबू का ब्लड और मांस का टुकड़ा मिला है। शर्ट और बनियान पे भी खून का निशान खुशबू का है, पैंट और अंडरवेयर पे भी। इसका मतलब कंफर्म यही लोग उसके साथ बलात्कार किया है। मन तो करता है जाकर चबड़ा तोड़ दूं सालों का। लड़की के शरीर पे दांत का निशान भी बब्बन से मैच करता है। सर, रिपोर्ट के अनुसार प्रदीप राय और बच्चा महतो के खिलाफ तो कोई केस ही नहीं बनता, लेकिन मोबाइल लोकेशन के हिसाब से दोनों वहीं पर था। सर, जो कुछ भी किया वो बब्बनवा ही किया है। और तुम दर्शक बने देखते रहे, है ना? सर, हम देखे ही थे, कुछ किए थोड़ी न थे। कैसे तुम कुछ नहीं किए? तुम्हारे सामने अपराध होता रहा, तुम रोके उसको? नहीं ना? तुम्हारे सामने अपराध हो गया, उसके बाद तुम पुलिस को इन्फॉर्म किए? नहीं ना? हाँ? अब जो कुछ उस दिन हुआ ना, साफ साफ बताओ। और जरा भी होशियारी किया ना तो तुम्हारा टेटवा दबा देंगे। बताओ क्या हुआ था उस दिन? वो बब्बन 2-4 दिन से वो लड़की को फॉलो कर रहा था। कांड होने के पहले लड़की वहां से क्रॉस की सर। जा रही है तो वापस भी जरूर आएगी इसी रास्ते से। थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। 15-20 मिनट में वो वहाँ से फिर लौटी। कुछ देर बाद उसका मिस कॉल आया और हम फिर वहाँ लौट गए। हमरा तो हो गया, अब तू दोनों भी लग जा। हम बोले ना, हमें कुछ नहीं करना है। नहीं करना है? हाँ प्रदीप बा, तोहरा मर्दानगी को भी बुखार आ गया का? नहीं तो कोनो बात नहीं, हम इसको ऑफ कर देते हैं। हम कुछ नहीं किए साहब। वर्मा जी जरा फाइल दीजिए। ये फॉरेंसिक रिपोर्ट, तुम्हारा कपड़ा, चड्डी, बनियान सब ये साबित करता है कि तुम खुशबू के साथ बलात्कार किया। नहीं सर, हम बलात्कार नहीं किए हैं। ये सब उसकी मर्जी से ही हुआ है। कि मर्जी से हुआ है तो उसके ऊपर टॉर्चर क्यों किए? बोलो, काहे टॉर्चर किए? बदला लिया सर। किस बात का बदला? सर, बबनवा हमेशा बोलता रहता था हमरे टोला की लड़कियां के साथ खुशबू के टोला वाला बहुत अत्याचार करता रहा है, जुर्म किया है, 50 बरस से किया है। हम भी सजा देंगे वो के टोला को एक दिन। इतिहास गवाह है कि देश, समाज और जातियों की आपसी रंजिशों के शिकार ज्यादातर आम लोग और मासूम लोग ही हुए हैं। किसी के अपराध की सजा किसी और को देना, अपने मन की भड़ास राह चलते पर निकालना, ये सभ्यता के लक्षण नहीं हो सकते। लेकिन ऐसा ही होता आया है। इसकी रोकथाम के लिए जहां एक तरफ देश को जागरूक होना होगा, अपनी नैतिकता की कमर को कसना होगा, वहीं दूसरी तरफ कानून और प्रशासन को सतर्क और सख्त होना होगा। खुशबू के साथ हुए दुष्कर्म और बर्बर हत्या को भागलपुर की एक सत्र अदालत ने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस करार देते हुए बब्बन कुमार को मौत की सजा सुनाई और इस अपराध को शय देने के जुर्म में बब्बन के दोस्तों बच्चा और प्रदीप को भी मौत की सजा सुनाई गई। किसी ने सच ही कहा है कि किसी देश की तरक्की उसकी अस्मिता, उसकी नारी की स्थिति से आंकी जा सकती है। ये वक्त है सतर्क होने का, नैतिकता की कमर कसने का, ताकि फिर से कोई बेटी और बहन खुशबू या निर्भया न बन जाए। इसी के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।